भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरा नमस्कार। साथियों देखिए, मैंने बहुत प्रयास किया कि आप लिए पीडीएफ जनरेट करूं और बाकी चीज़ें करूं, क्वेश्चन सेट करूं, लेकिन साथियों मैं सफल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि एक बार मैंने क्वेश्चन सेटअप किया, फिर उसके बाद फिर से वहाँ से सब सिस्टम से लगाया, उसको नंबरिंग किया, सारी चीज़ें टॉपिक वाइज की। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी साथियों, और समय बहुत लिमिटेड था। मेरी पूरी 2 घंटे की मेहनत वेस्ट चली गई साथियों। तो अभी मैंने डिसाइड किया है कि देखो, पेपर 1 2 मैथ्स वाले आ जाओ, मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट मैं फटाफट से करवा देता हूँ, है ना। पीआईक्यू का एनालिसिस करके जो मेन जहाँ से टारगेट हो रहे हैं क्वेश्चन, हिंट आ रहे हैं बार बार, बहुत शार्ट में करवाना चाह रहा हूँ। चलो देखो, मान लो मैं पार्ट 1 स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। बहुत शार्ट में कराऊंगा, टू द पॉइंट कराऊंगा। शायद ही कुछ लोगों को वीडियो पसंद में ना आए, लेकिन ये लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत बेहतर होने वाला है। बस आपको यही रहेगा कि इसकी पीडीएफ नहीं उपलब्ध हो पाएगी। हाँ, जो मैंने सॉल्व करा है इसका अगर इमेज कहोगे तो मैं दे दूंगा। जैसे मान लो मैं अगर सबसे पहले नंबर सिस्टम की बात करता हूँ, ठीक है। लिमिटेड टाइम है इसलिए बहुत शार्ट में कर, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन की बात करता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन तो सबसे पहले जैसे मान लो मैं फैक्ट 1 की बात करता हूँ। फैक्ट 1 वो कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है मेरे भाई, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये आप लोगों को कई बार आपने देखा होगा, ठीक है। अभाज्य संख्या बोला है, ठीक, वो भी कौन सी, सबसे छोटी। क्या बोला है? सबसे छोटी। तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बात कर रहा है साथियों। कि किसकी बात कर रहा है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। तो याद रखना मेरे भाई, ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है ना। और इसी का एक और क्वेश्चन फंसाता है कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या, ये भी पूछता है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? 2 है मेरे भाई। इसको भी ध्यान रखना। बहुत बेसिक, शुरुआत के 8 से 9, मतलब 8-9 प्रश्न मैंने बहुत बेसिक डाले हैं, जो देखने में बहुत ईजी लगते हैं, लेकिन अक्सर एग्जाम में फंसा देते हैं। एकमात्र सम अभाज्य संख्या पूछे, छोटे अभाज्य संख्या, दोनों 2 बताना। यदि परीक्षा में पूछे कि जो है प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है, प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो भी उत्तर आपका 2 ही होगा, ठीक है। चलो फैक्ट 2 पे बात करते हैं। फैक्ट 2 क्या कह रहा है मेरे भाई? कि सबसे छोटी होनी चाहिए, है ना, स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी, है ना, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछा इस बार। क्या पूछा है? विषम अभाज्य संख्या, यानी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, ठीक। तो आपको पता है विषम अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई 2 तो सबसे छोटा सम था, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछ ले, क्या बोल दे? सबसे छोटी आपको भाज्य संख्या, भाज्य समझते हो, कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। चलो थोड़ा स्पीड बढ़ा के सारे क्वेश्चन कर लेना। मैंने 100 टॉप क्वेश्चन लिए हुए हैं, टॉप 100 क्वेश्चन लिए हैं, जहाँ से कॉन्सेप्ट रिपीट होगा। अभी आप कहोगे कि हाँ, जो लास्ट तक बनेंगे निश्चित रूप से उनको महसूस होगा कि हाँ वाकई में वीडियो क्या खास बना हुआ है। फैक्ट 3 की बात करें कि जो 1 होता है ना मेरे भाई, वो ना तो अभाज्य होता है ना ही भाज्य होता है, ठीक है। ना तो अभाज्य होता है और ना ही भाज्य होता है, ध्यान रखना, दोनों ही नहीं होता। ये प्रश्न याद रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्यों? अब देखो ध्यान से समझो इसको। यदि विकल्प में पूछा जाए कि एक क्या है, तो उत्तर जो आपका रहेगा उसमें आप टिक लगा देना कि ना तो भाज्य ना ही अभाज्य। चलो फैक्ट 4 की बात करते हैं। फैक्ट 4 क्या कह रहा है कि पाई, ये जो पाई आप देखते हो ना, पाई, ये पाई क्या है मेरे भाई? तो ये एक इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय है। कई बार पूछा गया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार भी रिपीट होगा। पाई क्या है? का अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल है, ठीक है मेरे भाई, इर्रेशनल संख्या है, ठीक है, इर्रेशनल संख्या है। जबकि पाई का जो मान होता है 22/7, ये क्या होता है? एक परिमेय होता है। क्या होता है? परिमेय यानी रेशनल नंबर होता है, ठीक है जी। चलो फटाफट से आगे बनते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, चलो नेक्स्ट कह रहा है कि फैक्ट 5 की बात करते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच, अगर कोई 2 परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, रेशनल नंबर हैं, उनके बीच में कितनी संख्याएं होती हैं? तो याद रखना, उनके बीच में अनंत संख्याएं यानी इनफाइनाइट होते हैं। सॉरी, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। उनके बीच में कितने होते हैं? इनफाइनाइट जो है संख्याएं होती हैं, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर होते हैं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत संख्या है। कोई भी कह देना कि मान लो 2 और 3 के बीच में कितनी जो है परिमेय संख्या संभव है, तो लिख देना भाई इनफाइनाइट अनंत है, ठीक है। चलो फैक्ट 6 की तरफ देखते हैं। ऐसे मैंने टॉप 100 फैक्ट्स आपके लिए लाए हैं इस वीडियो में। अभी 10 क्वेश्चन बेसिक डाले, इसके बाद आपको मज़ा आने वाला है। चलो ये भी बहुत बेसिक नहीं है, इसको आप समझना। बहुत सारे लोगों को फंसाता है ये पेपर में, ऐसे ही पेपर में आपके क्वेश्चन आएंगे। देखो कह रहा है कि प्रथम, जैसे मान लो मैंने कहा कि 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग बताओ। अब ये क्वेश्चन आपको पता होगा 1 से 10 तक की, ये पूछ सकता है 1 से लेकर 100 तक भी पूछ सकता है, जो कई बार रिपीट होता है। तो इसका बस फॉर्मूला याद रखना, n × n+1/2। ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, n × n+1/2। यानी मान लो मैंने कहा कि 1 से 10 तक बोला, तो n मतलब जो आखिरी संख्या है, तो कितने तक? 10 तक। तो 10, फिर n का मान 10×1/2, तो 10, और 10 और 11/2, 2 × 5 = 10, 11 × 5 = 55।
55 हो गया आपका आंसर। ऐसे ही आप 100 200 300 जितना भी बोलेगा आप निकाल सकते हो। चलो फैक्ट 7 देखते हैं मेरे भाई। फटाफट से मेरा प्रयास यही है कि जितना मैक्सिमम मैं करा पाऊँ। मैंने टॉप 100 लिए हुए हैं। क्या कहता है ये प्रथम सम संख्याओं का आपको पता चल गया। अगर ऐसे ही आ जाए मेरे भाई कि प्रथम पाँच ये देखो प्रथम 5 सम संख्याओं का योग, तो वही फॉर्मूला लगा देना। ध्यान रखना ये जब प्राकृतिक संख्याओं का योग बोलेगा, कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है, ध्यान समझो। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग बोलेगा तब n इंटू एन प्लस 1/2 लगाना। लेकिन अगर ये बोलेगा कि प्रथम 5 है ना, प्रथम 5 सम संख्याओं का योग, क्या बोलेगा? सम संख्याओं का योग, तो वहाँ पे आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो वहाँ आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n इंटू एन प्लस 1। या बस बहुत बारीक है और बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। प्राकृतिक संख्या 1 से 100 तक की संख्याओं का योग तो खटाक से बता देना, ठीक है, नेचुरल नंबर की बात करें। लेकिन खाली वो इवन नंबर की बात करेगा कि 5 सम संख्या है स्टार्टिंग में, तो n इंटू एन प्लस 1, वही जो ऊपर वाला उसमें 0.2 लग जाता है नेचुरल में, इसमें इवन में खाली n इंटू एन प्लस 1 होता है। जैसे मैंने कहा कि भैया प्रथम 5 सम संख्या है, तो प्रथम 5 इवन नंबर 2 4 6 8 10 यही ना होगा। तो इसका सिंपली क्या करना है, प्रथम 5 का बोला था सीधे ये सब ऐड नहीं करना पड़ेगा। अब डाक को आपको n मतलब 5 का बोला था, 5 इंटू 5 प्लस 1, 5 प्लस 5 1 6 6 5 30, ये आपका 30 आ गया, तुरंत आंसर आ गया आपका। आपको मज़ा आ रहा होगा अगर जो लोग ध्यान से इसको सुन पा रहे होंगे। फैक्ट नंबर 7 की बात करते हैं। कह रहा है फैक्ट 7 क्या कह रहा है, देखिए अभी आपको सम संख्या हो गया, विषम संख्या। अब एक आप देख लो, एक और ट्रिक समझो मेरे भाई, ध्यान समझना कैसे है वो समझो। नेक्स्ट है अगला ट्रिक जो बता रहा हूँ कि यदि मान लो कह दिया जाए कि 255 की घात 99, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? ठीक है मेरे भाई, यूनिट डिजिट क्या होगा? तो याद रखना जिस किसी के भी देखो, यदि इकाई का अंक जो यूनिट डिजिट होता है ना, किसी संख्या एनी नंबर, कोई संख्या है, अगर उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का जो अंक है वो 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसका जब घात करते हैं ना, पावर निकालते हैं हम लोग, तो पावर चाहे जो हो, जो यूनिट डिजिट यानी इकाई का जो अंक होता है वो वही सेम रहता है, वही रहता है सेम। जैसे मान लो अभी ये देखो, बहुत ये क्वेश्चन यूपी टेट का पेट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। 255 की घात 99, इसका इकाई का अंक क्या होगा? तो देखो ना, इसके लास्ट में मैंने आपको 0 1 5 6 रहे, तो बस वही इसका इकाई का अंक क्या हो गया मेरे भाई? तो 5 ही रहेगा ना, दैट्स योर आंसर। चलो फटाफट से देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई नेक्स्ट है फैक्ट नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। देखो कह रहा है कि 10 + 5 × 2, ये तो आपको पता है, बोर्ड मास रूल समझ लेना यार, बोर्ड मास रूल। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, लीनियर मतलब रेखा कोष्ठक, छोटा मसला और बड़ा, फिर यहाँ पे ऑफ काकी के, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस एडिशन। तो इसके मैं बेसिक मान लो ऐसे 10 + 5 × 2 दे देता, तो आपको क्या करना है, ध्यान समझना, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 + 10 कितना आंसर आ गया आपका? 20। बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे करते हैं 10 + 5 15 × 2 30 कर देते हैं, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो बोर्ड मास रूल से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 11 देखो मेरे भाई। फैक्ट नंबर 11 क्या कह रहा है कि शून्य की संख्या, देखो अगर मान लो मैंने कहा 1 × 2 × 3 × ऐसे डॉट 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 करते हुए 100 तक लेके जाऊँ, इसके अंत में शून्यों की संख्या बताया है, अंत में शून्यों की संख्या कितनी है? शून्यों की संख्या बताओ। तो याद रखना मेरे भाई, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक की सभी संख्याओं का अगर हम आपस में लगातार क्या करते हैं, लगातार गुणा करने पर अंत में कुल कितने शून्य? 24 शून्य आते हैं। इसको रट्टा मान लेना, कितने शून्य आते हैं मेरे भाई? 24 शून्य आते हैं, ठीक है। एकदम ये रटा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इसको बिल्कुल भी छोड़ना मत, ठीक है। 100 + 5 20 + 5 = 20 + 4 = 24। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग क्या करना है, ये रट लेना मेरे भाई। चलो फैक्ट नंबर 12 देखो, डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन आएगा। विभाजता का नियम जो होता है ना, डिविजिबिलिटी रूल, वहाँ से विभाजता के नियम से क्वेश्चन आएगा। कौन कौन सा विभाजता नियम याद करना है? 11 का जरूर याद करना है, 11 से विभाजता के लिए। तो याद रखना कि 11 से विभाजता का नियम क्या कहता है। तो 11 से जो विभाजता का रूल होता है वो आपको पता है कि जो इवन नंबर यानी जो सम के स्थानों का योग, सम स्थान पे जो होते हैं उनका योग कर लेते हैं, और विषम स्थान पे जो होते हैं उनका योग कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने कहा 13 31, अब ये 11 से विभाज्य है कि नहीं है? तो अगर ये समझो सम स्थान का योग और विषम स्थान का योग है ना,
इनका जब करोगे निकालने के बाद तो इनका योग या अंतर, योग घटाने पे या जोड़ने पे 0 या 11 आ जाए तो वो संख्या 11 से होगी। जैसे मान लो 1331 दे दिया। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो 1 विषम में आएगा, 2 सम में जाएगा, 3 विषम में आएगा, 2 सम में जाएगा। ठीक है, ध्यान समझना, ये कॉन्सेप्ट समझो आप। तो इस तरीके से अब इसका जो पेयर बनेगा 1 + 3, सम संख्याओं का अलग, विषम संख्याओं का अलग। तो जोड़ने या घटाने पे तो देखो 4 - 4 = 0, तो ये 11 से क्या हो जाएगी, ये 11 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट फैक्ट नंबर 13 देखते हैं। क्या रहा है, प्लेस वैल्यू निकालना। प्लेस वैल्यू बहुत आसान है, स्थानीय मान। आप लोग कहोगे सर इतना सिंपल, हाँ भाई इतना सिंपल ही आएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपके बहुत बेसिक ने। प्लेस वैल्यू तो आपको निकालने आता है। ये मान लो 5 और 3 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा, प्लेस वैल्यू क्या होगा मेरे भाई। चलो समय बर्बाद नहीं करेंगे, इसलिए मैं बहुत क्लियर भी नहीं कर रहा हूँ। 4 का भाई क्या 1 टेंस प्लेस पे है तो 40 आएगा ना, सबको क्लियर है। लेकिन फैक्ट नंबर 14 देखो, 15 देखो। अगर इसने कह दिया फेस वैल्यू बताओ, फेस वैल्यू, यहाँ पे बच्चे थोड़ा फंसते हैं। फेस वैल्यू, प्लेस मतलब जातीय मान, क्या होता है, जातीय मान, और प्लेस वैल्यू मतलब होता है स्थानीय मान। ठीक है, जातीय मान क्या होता है, स्वयं वही नंबर होता है। जैसे 5 4 3 में 4 का जातीय मान क्या होगा, तो फिर वही 4 ही होगा। ठीक है, चलो फैक्ट नंबर 16 देखो क्या कह रहा है। अगर स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछ ले, अगर जो आपका प्लेस वैल्यू है और फेस वैल्यू इसका डिफरेंस, जैसे मैंने कहा कि 752 में 5 का जो प्लेस वैल्यू है, ठीक है, और 5 का जो फेस वैल्यू है, इसके बीच का डिफरेंस अंतर क्या होगा। तो 5 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 50, और 5 का फेस वैल्यू कितना होगा 5, दोनों का अंतर कितना हो गया 45। ये आपका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 17 पे आते हैं। फैक्ट नंबर 17 देखो, यदि आपसे बोले कि यदि पहली विषम संख्या 3 है, मान लो कह दिया जाए यदि पहली जो विषम संख्या है, विषम संख्या वो 3 है, तो अगली विषम संख्या क्या होगी, अगली विषम क्या होगी, विषम संख्या क्या होगी। तो याद रखना कि क्रमागत संख्या के अंदर यदि एक विषम संख्या है, यदि x विषम संख्या है तो अगली क्रमागत विषम संख्या x + 2 होती है मेरे भाई। x + 1 मत कर देना, ये गलती मत करना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो यदि पहली 3 है तो दूसरी विषम संख्या क्या होगी x + 2, यानी कि 3 - 2 यानी कि 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई 5। तो विषम संख्या x फिर x + 2, समझ में आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 17 हो गया, थोड़ा और फास्ट करवाएंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लिए गए। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में आने की संभावना है, समझो मेरे भाई। फैक्ट नंबर 18 कह रहा है कि ऐसे डायरेक्ट प्रश्न आते हैं कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, है ना, इसका वैल्यू बताओ कितना होगा। तो ध्यान रखना कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, अगर मान लो किसका वर्गों का योग बोले, वर्गों का योग निकालने के लिए तो सीधा फॉर्मूला लगाना n × n + 1 2n + 1 अपॉन 6। ये फॉर्मूला वर्गों के योग निकालने का है। तो हमने 1 2 3 का निकालना था, तो हमको n × n + 1 करना है भाई। तो हम क्या करेंगे, 3 तक बोला है ना, तो 3 3 धन 1 है ना, 2 × 3 धन 1। इसी फॉर्मूले पे मैं वैल्यू रख रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए, बस फॉर्मूला ध्यान रखना। 3 × 4 × 7 अपॉन 6 कितना बन गया 14 बन गया। समझ में आ रहा है नहीं, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, 7 × 2 = 14। ये है वर्गों का योग का फॉर्मूला। नेक्स्ट एक फैक्ट बनेगा आपका घनों के योग से। डायरेक्ट प्रश्न बनेंगे ऐसे, अब इसको सॉल्व करने के लिए आप फंस जाओगे। ये फॉर्मूला याद रखना, घनों के योग में क्या करना, बस वही सिंपली n × n + 1 अपॉन 2, इसका क्या कर देना स्क्वायर कर देना। ये दोनों फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, वर्गों और घनों का। जैसे मैंने कहा 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब, तो कुछ नहीं n × 1, तो ये 3 तक का बोला है ना, 3 धन देखो 3 + 1, यहाँ पे क्या है समझो n × n + 1 बोला है। ठीक है, तो n + 1 जब करोगे तो 4 बन जाएगा बटे 2, इसका स्क्वायर करना है। तो क्या बना 3 धन 1 4 बटे 2 इसका वर्ग। तो क्या बन जाएगा भाई 2 दूना 4, ये 6 बना, 6 का वर्ग, यानी कि कितना बन गया 36 बन गया ना। ये फॉर्मूला बस याद रखना, मैं कहने का मतलब ये 2 फॉर्मूला दे रहा हूँ, इसको देख लेना। फैक्ट नंबर 11 पे आओ। वर्ग बता दिया, घन बता दिया, 11 नहीं 19 हो गया था। अब सुनो 20 पे आओ। आपको भागफल का नियम आता है, डायरेक्ट आता है, ऐसे बोल देगा कि एक संख्या में कि भाजक इतना, भाजक 5, भागफल 4, शेषफल 2, तो भाज्य बताओ क्या। तो इसका फॉर्मूला याद रखना क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर क्या होता है मेरे भाई,
भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, धन शेषफल। समझ में आ रहा है? ये याद रखना, ठीक है जी। कैसे करोगे आप समझो, कुछ नहीं, सिंपली जो वैल्यू दिया है, भाजक का मान 5 है, उसकी जगह पे जो वैल्यू दिया है उसी की जगह पे पुट कर दो, बस ये फॉर्मूला है, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, तो आपका आंसर आ जाएगा 22। ठीक है, बहुत सिंपल है। ये सब क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है मेरे भाई। चलो अभी टॉपिक थोड़ा चेंज करते हैं, पार्ट 2 आते हैं। अब हम थोड़ा सा एलसीएम और एचसीएफ की तरफ अपने कॉन्सेप्ट को जो मूव करते हैं। देखो ये क्वेश्चन तो पक्का आना है कि दो संख्याओं अगर दे देगा ऐसे कि दो संख्याओं का एचसीएफ जो है, दो संख्याओं का एचसीएफ 6 है और उसका जो एलसीएम है वो 36 है, ठीक है, और पहली संख्या फर्स्ट नंबर बता देगा आपको 12 है, तो सेकंड नंबर आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला बस याद करना, क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस, ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फॉर्मूला याद रखना मेरे भाई, स्टार है, ये इससे प्रश्न बनेंगे। तो कुछ नहीं करना था, अभी वैल्यू पता है, पहली संख्या आपको पता ही है क्या दिया हुआ है, तो दो संख्या देखो, यहाँ पे एचसीएफ है तो एचसीएफ की जगह पे 6 लिखो, एलसीएम की जगह पे 36 लिखो, पहली संख्या की जगह पे 12 लिखो, दूसरी नहीं पता तो एक्स लिखो, एक्स बराबर इसको ट्रांसफर करो 36 इंटू 6/12, 12 3 जा 6 3 जा 18, चलो दूसरी संख्या 18 आ गई। चलो समझ में आ रहा है, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलो फैक्ट नंबर 22 पे आते हैं। अब भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए आएगा, निश्चित रूप से बहुत बार आपने देखा होगा, ये आपके एमसीक्यू में पीवाईक्यू में मिला होगा, स्टार प्रश्न, भिन्नों का एलसीएम दे देगा, ठीक है। तो ये जान रखना, मान लो कह दिया कि 2/3 और 4/5 इन दोनों का एलसीएम निकालो। देखो जब एलसीएम बोल देगा तो पहले अंश का न्यूमरेटर जो होता है, जब एलसीएम निकालने को बोलेगा तो अंश का पहले एलसीएम निकालते हैं और हर का जो है एचसीएफ निकालेंगे। लेकिन अगर इसी को बोल देता कि नहीं इसका एचसीएफ निकालने के लिए, यानी जो निकालने का बोलेगा तो ऊपर वाले अंश का पहले, अगर इसका एचसीएफ बोलता तो 2 4 का पहले एचसीएफ निकाल देते, नीचे का बचेगा एलसीएम, ठीक है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसमें चूंकि एलसीएम बोला है तो ऊपर अंशों का एलसीएम फिर नीचे हर का एचसीएफ। अगर इन दोनों भिन्नों का एचसीएफ बोलता तो पहले अंश का एचसीएफ निकालते फिर एलसीएम। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सिंपली एलसीएम निकालने के लिए बोला है तो हम ऊपर वाले अंश का पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, और जो नीचे डिनोमिनेटर है हर उसका एचसीएफ ले लेंगे। इनका एचसीएफ 1 हो गया, एलसीएम इनका 4 हो गया, तो 4/1 यानी कि 4 हो गया। समझ में आ रहा है? आएगा भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, 23 फैक्ट 23 की तरफ बढ़ते हैं। सेम वही क्वेश्चन, अगर मान लो कह दिया कि 2/3 और 4/9 इसका एचसीएफ निकालो, तो अभी मैंने बताया जब क्वेश्चन में एचसीएफ बोलेगा तो पहले अंश का हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा, 2 4 का एचसीएफ और नीचे वाले का इस बार एलसीएम निकालना पड़ेगा। जो बोलेगा पहले ऊपर अंश का वही निकाल दिया, 2 और 4 का एचसीएफ 2 होगा और 3 होकर 9 का 9 होगा, 2/9 आंसर आ गया। चलो कॉन्सेप्ट नंबर यानी फैक्ट नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। देखो कह रहा है कि सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर आप समझो, सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, हमेशा 1 होता है, याद रखना। सहभाज्य संख्याओं का हमेशा एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है, याद रट्टा मार के रखना। जैसे मान लो मैंने कहा कि 4 9 सहभाज्य संख्याएं हैं तो इनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट फैक्ट नंबर 25। यहाँ से ना आपको घंटी वाले प्रश्न बनते हैं, घंटियों वाले। कौन से प्रश्न, घंटियों वाले प्रश्न। इसको कैसे करोगे आप, अलग अलग समय पर बजने वाली घंटियों को दोबारा एक साथ बजने का समय पूछता है कि पहले अलग अलग बज रही हैं तो एक साथ कब बजेंगी, ठीक है, एक साथ कब बजेंगी। चलो तो याद रखना, हमेशा दी गई संख्याओं का, ऐसे प्रश्नों में हमेशा जो नंबर दी गई होती है ना, दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम। रट्टा मारो भाई, छपने वाले हैं प्रश्न, एलसीएम। जैसे मान लो मैंने कहा, कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, जिसमें कहा 3 घंटियाँ हैं, 2 3 4 मिनट के अंतराल पे बज रही हैं, ठीक है, इतने अंतराल पे बज रही हैं, तो वो क्या करेंगे, तो इन 2 3 4 का जो है ना एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 3 4 का जब एलसीएम निकालेंगे मेरे भाई तो वो हो जाएगा 12। तो अब आप कह सकते हो कि ये 12 मिनट दोबारा, मतलब 12 मिनट बाद जो है वो दोबारा एक साथ बजेंगी, एक साथ। पहले इतने के अंतराल पे बज रही थी ना, अभी एक साथ बजेंगी। ये फेवरेट क्वेश्चन है। चलो अभी 2 पार्ट हो गया, अभी मैं पार्ट 3 ले रहा हूँ। जो लोग लास्ट तक बने रहे, जो स्टार्टिंग में 2 4 क्वेश्चन देख के भाग गए, उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, ठीक है। जिनको बिल्कुल भी नहीं आता वो यहाँ से 10 नंबर तक आराम से करके आएंगे मैथ्स में। परसेंटेज देखो, प्रॉफिट लॉस देखो और ठीक है ये देखो। तो याद रखना, एक प्रश्न तो फेवरेट है, पेट क्वेश्चन,
वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हुई, x% की क्या हो रही है, वृद्धि, तो बताओ फिर y% की कमी हो, किसी कोई मूल्य है उसमें x% की वृद्धि हुई और y% की क्या हो गई, कमी हो गई, तो उसके मान में क्या परिवर्तन हुआ। एक ऐसे उदाहरण देकर समझते हैं कि एक वस्तु की कीमत है, कोई एक वस्तु है, उसकी कीमत में 10% पहले बढ़ाई गई, 10% क्या की गई, बढ़ाई गई, ठीक है, बढ़ी। उसके बाद उसी वस्तु की कीमत को 10% क्या किया गया, घटा दिया गया। क्या कर दिया गया, घटा दिया। तो कुल कितना परिवर्तन हुआ, कुल परिवर्तन बताना है। तो याद रखना कुल परिवर्तन, तो कुछ नहीं करना है, x माइनस वाई याद कर लो, ठीक है। जब कभी x बढ़ाया जाए y घटाया जाए तो परिवर्तन होता है, जो चेंज होता है वो चेंजेस क्या होता है, x माइनस वाई इक्वल टू होता है x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100%। ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100%। कैसे, एब्सोल्यूट मान रख देते हैं, यही वाला वैल्यू रखते हैं। तो देखो कुल 10% बढ़ा 10% घटा, तो x माइनस वाई 10 बढ़ने का, x माइनस वाई 10 घटने का, ठीक है, माइनस x इंटू वाई यानी 10 गुणे 10 बटे 100। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो सब कट पीट के कितना बन जाएगा, 10 दाइन 100 कट गया, 10 माइनस 10 यानी कि आपका वैल्यू आ जाएगा कितना आ गया, इसको काटने पे -1, यानी कि आप कह सकते हो कि 1% की क्या हो गई, कमी हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छाप लेना। चलो अगला देखते हैं 27 को, मतलब फैक्ट नंबर हमारा 27। चलो कह रहा है, फैक्ट नंबर 27 कह रहा है मेरे भाई कि यदि कहा जाए कि ए की आयु, ठीक है, ए की आयु जो है, आयु ना करके यहाँ आय समझो, ए की आय बी से x% अधिक है, ए की आय बी से क्या है, x% अधिक है, तो बताओ बी की आय ए से क्या % कम होगी, क्या % कम होगी, ठीक है। इसका फॉर्मूला याद करो, x बटे 100 प्लस x इंटू 100%। याद रखना कैसे, एग्जाम्पल समझो। जैसे मैंने कहा, एक उदाहरण लेते हैं कि चीनी का मूल्य था, मान लो चीनी का एक रेट है, चीनी का रेट, ठीक है, कि 25% बढ़ा दिया जाए, हाँ, तो उसकी खपत कितनी कम कर दी जाए, कितनी कम कर दी जाए, ठीक है। यदि चीनी का रेट हम 25% बढ़ा दें तो उसकी खपत कितनी कम कर दिया जाए कि खर्च ना बढ़े, तो क्या करना है, तो कमी क्या करना है, देखो 25% है ना, 25/125, ठीक है, गुणे 100, ठीक, बराबर, पहले बढ़ाया है ना, तो 100 रुपया अगर है तो उसमें 25 बढ़ा है तो 125 कितने का डिफरेंस आया, ठीक है, तो 25 का आया, 25 बटे 125 गुणे 100 यानी कि 20%। क्या आया, 20%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन एकदम ध्यान से समझना। चलो नेक्स्ट, फैक्ट नंबर 28, भाग 5 पार्ट 5। इस बार हम एवरेज के प्रश्न लेने वाले हैं, एवरेज के और रेशियो, ठीक है। औसत निकालने के लिए आएगा ही आएगा एक प्रश्न। तो इसका जो सूत्र है, फॉर्मूला देखो, मान लो कहा जाए 10, 20 और 30, इसका औसत बताओ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे प्रश्नों में पदों का योग बटे उनकी संख्या, तो सबको जोड़ करके उनकी संख्या से भाग करते हैं, औसत निकल जाता है, ठीक। लेकिन अब देखो फैक्ट नंबर 42 समझो कि औसत का अगर मान लो कोई ट्रिक थोड़ा सा समझो। एक कार है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है, स्पीड इसकी इतनी है, और 60 किलोमीटर की चाल से 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से लौटती है। तो औसत चाल क्या होगी, इतने चाल से जा रही है, इतने चाल से वापस आ रही है, इधर से जा रही है, इधर से आ रही है, तो इसका जो औसत चाल होगा क्या होगा। तो ऐसे सवाल में कुछ नहीं करना होता है, बस सीधे 2xy बटे x प्लस वाई, 2xy बटे x प्लस वाई, तो कुछ नहीं करना है। 2xy मतलब हो गया 2 गुणे x का मान 40 जाने का और 60 आने का, बटे दोनों xy 40 धन 60, रट्टा रटाया फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, 4800 बटे 100, तो 0 कट गया, 48 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धारक एक जाने का एक आने का एक क्वेश्चन बार बार फंसाता है, ठीक है, एकदम रट्टा मान लेना, ठीक। चलो नेक्स्ट 43 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 मिनट। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 43 समझो, कह रहा है कि अगर कोई दो संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, मध्यानुपाती,
मध्यानुपाती निकालने के लिए पूछ लेता है, तब मध्यानुपात कैसे निकालते हैं। ठीक, मान लो दो संख्या ए और बी दी गई है, तो उनके बीच का जो मीन प्रोपोर्शनल होता है ना, वो हम कैसे निकालेंगे। तो अंडर रूट ए भी कर देना बस, और कुछ नहीं। जैसे मान लो मैंने कहा 4, जैसे मैंने कहा कि 4 और 9 का मध्यानुपाती क्या होगा, मध्यानुपाती क्या होगा। तो कुछ नहीं, सिंपली अंडर रूट ए भी, मैंने बोला ना किसी दो संख्याओं का मध्यानुपाती में बोले मीन प्रोपोर्शनल, तो अंडर रूट ए भी कर दो। तो 4 और 9 का 4 गुणे 9 36, तो इसका मध्यानुपात कितना आ गया, 6 आ गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बोलो अभी आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना मेरे भाई। जैसे फैक्ट नंबर 44 पे पहुँचो, ये कह रहा है मध्यानुपाती निकालने आ गया। अब देखो तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं। तृतीयानुपाती मतलब होता है थर्ड प्रोपोर्शनल। जैसे वो मिडल था ना, यहाँ पे देखो आपने मीन प्रोपोर्शनल, ऐसे ये थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल। तो इसको याद रखना, तृतीयानुपाती निकालने का फॉर्मूला b² मध्यानुपाती अंडर रूट ए बी, तृतीयानुपाती b² जैसे मैंने कहा 4 और 6 के बीच का तृतीयानुपाती क्या होगा। ठीक है, एग्जाम में एकदम फास्ट निकालने का तरीका। तो b² यानी कि ये a है, ये b है, b² यानी कि 6 का स्क्वायर बटे 4 यानी 36/4, आंसर आया 9। समझ में आ रहा है। तृतीयानुपाती क्या लगाओगे, b² और मध्यानुपाती अंडर रूट ए बी। चलो एक और देख लो, अनुपात से मध्यानुपात, तृतीयानुपात, और एक लास्ट है जो चतुर्थानुपाती, इसका पूछता है। ठीक है, तो इन तीनों का फॉर्मूला याद करना, एक प्रश्न बन जाएगा। तो इसका ABC है, मान लो इसका चतुर्थानुपाती बोलेगा तो B/C/A याद रखना। जैसे मैंने कहा कि 2, 4, 6 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, तो बस B/C, B ये है B, ये है C, तो 4 गुणे 6/2 यानी कि आपका कितना आ गया, 12 आ गया। 2 दूना 4, 12 आंसर आ गया। चलो फैक्ट नंबर 46, सिक्कों वाले प्रश्न। कौन से प्रश्न, सिक्कों वाले प्रश्न देख लो। जैसे मैंने कहा थैले में सिक्कों की संख्या का अनुपात, मान लो मैंने कहा कि भाई एक थैले है। ठीक है, थैले में सिक्कों की संख्या का अनुपात दिए होने पर उसके मूल्यों का अनुपात निकालना होता है कि वो कितना होगा। ठीक है, तो चलो जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, मान लो कि 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2 है, तो उसके मूल्य का अनुपात क्या होगा, मूल्य का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, 1 रुपये के 1 सिक्के थे, 1 गुणे 1, और 50 पैसे के, आप देखो ध्यान से समझना, 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, 2 गुणे 0.5, यही तो होता है। एक पूरा तो उसका आकार 0.5 हो गया, तो क्या अनुपात हो गया, 1:1, ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन साझेदारी के नियम को देखते हैं, फैक्ट नंबर 47। ठीक है, साझेदारी का नियम समझो। साझेदारी का नियम क्या कहता है, लाभ का बंटवारा हमेशा किस में होता है, पूंजी और समय के अनुपात में होता है। जैसे मैंने कहा जो आपका जो प्रॉफिट होता है ना, लाभ, वो हमेशा किस में बंटता है, पूंजी में और समय के साथ। जैसे समझो मैंने कहा कि ए ने 1,000 रुपये 2 महीने के लिए, कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए, और बी ने 2,000 रुपये 1 महीने के लिए लगाए, कहीं किसी जगह लगाए हुए हैं। तो इसमें लाभ का अनुपात क्या होगा, लाभ का जो अनुपात है वो क्या होगा। तो मैंने भी बताया ना, लाभ क्या होता है, पूंजी और गुणे समय का मिश्रण होता है। तो इसमें बन जाएगा 1,000 गुणे 2। देखो यही है ना, पूंजी लगाए 1,000 और समय कितना दिया 2, मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे इसका भी कर लो रेशियो, इसने 2,000 लगाया 1 महीने के लिए, तो 2,000 गुणे 1, तो 1,000 गुणे 2 आपका बन गया रेशियो 1:1, दैट्स इट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाभ कैसे पता चलते हैं, पूंजी और गुणे समय करके। आई होप समझ में आ रहा हो, कमेंट करके बताना भाई। मेरे 2 घंटे की मेहनत बर्बाद हो गई PDF और उन सब चक्कर में, ऐसा क्रैश हुआ कि सारी चीज़ें वेस्ट हो गई। लेकिन अभी इसके बाद मैं इंग्लिश भी कराने वाला हूँ। ठीक है मेरे भाई, आप लोग कमेंट करोगे, अगर प्यार सपोर्ट बना तो निश्चित रूप से इंग्लिश भी लेके आऊँगा। नेक्स्ट पार्ट 6 पे आते हैं। ठीक है, अब हम लोग ज्योमेट्री लेते हैं। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, डायरेक्ट यहाँ से फंसेंगे क्वेश्चन। देखो 48, फैक्ट नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, त्रिभुज कोण का नियम। ध्यान से समझना, त्रिभुज कोण का नियम, यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट आते हैं एग्जाम में। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का आपको पता है ना, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, अंतःकोणों का योग कितना होता है,
याद रख लेना, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। जैसे मान लो मैंने कहा कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण, मान लो कोई त्रिभुज है, उसके दो कोण हमको पता है, दो कोण है 50 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। तो तीसरा कोण क्या होगा, तीसरा कोण क्या होगा, तो सिंपली कुछ नहीं करना है। देखो 50 + 60 हमको पता नहीं है ना, तीसरा हम यक्स मान लिए, बराबर तीनों का योग 180 होता है, इन दोनों को जोड़ लो 110 और यक्स। अब देखो यहाँ पे यक्स बराबर 180, तो 180 में से 110 घटा लो तो यक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 70 आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल है और दिखने में बड़ा आसान है, लेकिन ये आएगा, स्टार है क्वेश्चन। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 49 देखते हैं। त्रिभुज भुजा का नियम, इसको देखना, इसको बोलते हैं त्रिभुज भुजा नियम। ठीक है, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का, देखो है ना, किसी भी दो भुजाओं की लंबाई का योग, किसी भी दो भुजाओं की लंबाई का योग हमेशा तीसरी भुजा से, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आ रहा होगा निश्चित रूप से उसका मार्क्स फिक्स बनेगा। क्या कहता है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, लंबाई का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, मैंने अगर इसी कोई क्वेश्चन बनाया कि मान लो कोई क्वेश्चन समझो, जैसे मैंने कहा कि क्या 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं से जो लोग PYQ लगाए उनको पता होगा, त्रिभुज बन सकता है क्या, त्रिभुज बन सकता है क्या। बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ, क्योंकि अब देखो किन्हीं भी दो भुजा, जैसे मान लो हमने लिया 2 धन 3, इसका योग कितना आ रहा है 5, तो क्या ये तीसरी भुजा से बड़ा है क्या, नहीं ना। तो 6 से क्या है, ये 6 से छोटा हो गया, क्या हो गया, 6 से छोटा है। तो बताओ ये बनेगा, नहीं बनेगा भैया, क्यों, क्योंकि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए, तो ये दो भुजाओं का योग इससे छोटा है 6 से। समझ में आ गया ना, बहुत मज़ेदार है। ठीक, चलो फैक्ट नंबर 50, निश्चित रूप से फंसेगा भाई, कोटिपूरक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कोटिपूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देखो जिन दो कोणों का योग, कोई भी याद रखना, इसका एक ही लाइन में फॉर्मूला याद करो कि जिन दो कोणों का योग मिलकर कितना बन जाए, 90 डिग्री होता है, वो कोटिपूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे मैंने कहा कि 40 अंश का कोटिपूरक कोण क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 90 में से घटा दो भाई, 90 - 40 50 डिग्री हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट, इसमें से एक बनेगा, कोटिपूरक सब और संपूरक दोनों में से एक बनता है। ठीक है, देखो अभी नेक्स्ट फैक्ट नंबर 51 देखो, संपूरक कोण पूछ रहा है, संपूरक कोण, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखो ध्यान देखना, जिन दो कोणों का योग, कोई दो कोण है उनका योग अगर 180 होगा तो वो संपूरक होगा, और जिन दो कोणों का योग 90 होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, और 180 होगा तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। ठीक, अब मान लो मैंने कहा कि 100 डिग्री का संपूरक कोण, अगर मान लो कोई कह दे कि मान लो कोई कोण है उसका 100 डिग्री का है, तो उसका संपूरक कोण क्या होगा, तो निश्चित रूप से 80 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उन दोनों का योग 180 होना चाहिए। कोटिपूरक निकालने के लिए 90 में से घटा लेना, एक का दिया रहेगा, एक पूछता है, और संपूर्ण निकालने के 180 में से घटा लेना। चलो 52 को देखते हैं, अंतःकोण निकालने के लिए आ जाता है, अंतःकोणों का योग। तो अंतःकोणों के योग का फॉर्मूला बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, कुल योग हमेशा बहुत इजी है, इसमें लोग फंसते हैं, क्वेश्चन पढ़ के डर जाते हैं। n-2 × 180 डिग्री, रट्टा मार लो, आज ही से अंतःकोणों का योग आ रहा है एग्जाम में। ठीक है, कैसे समझो आप, जैसे मान लो मैंने कहा कि एक पंचभुज है, एग्जाम्पल समझो क्या है, एक पंचभुज यानी 5 भुजाएं हैं उसमें, इसके एक पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग बताओ, एक पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग बताओ। तो कुछ नहीं करना है, मैंने बताया ना, n-2 × 180, ये याद रखो। तो कितनी भुजाएं, 5 भुजा, तो 5 - 2 × 180, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। 5 - 2 × 180 540,
यहाँ से प्रश्न बनेगा मेरे भाई, ये फॉर्मूला रट लो, आ रहा है एग्जाम में, n - 2 इंटू 180 अंतःकोणों का योग आएगा। ठीक है, चलो कमेंट करते रहो मेरे भाई, बहुत सारी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। डायरेक्ट आएगा अंतःकोण निकालना, संपूर्ण कोण निकालना, कोटिपूरक कोण निकालना, विकर्णों की संख्या निकालना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। विकर्णों की संख्या, तो इनका सूत्र भी समझ लो कैसे पता चलता है, n इंटू n - 3 अपॉन 2, n इंटू n - 3 अपॉन 2। देखो अभी बताया ना मैंने यहाँ पे, जैसे ये अंतःकोण निकालने के n - 2 इंटू 180 लिख लेना कहीं पे। विकर्णों के एक फॉर्मूला वाली शीट भी दे दूंगा इमेज। विकर्णों की संख्या के n इंटू n - 3 अपॉन 2। जैसे मैंने कहा कि एक षटभुज है, एक क्या है, खटभुज है, यानी 6 भुजाएं हैं उसमें, उसके विकर्णों की संख्या बताओ मेरे भाई। उसके विकर्णों की डायरेक्ट अगर प्रश्न याद, सूत्र याद रहेगा तो लगा पाओगे, अदरवाइज नहीं लगा पाओगे। तो ही फॉर्मूला n इंटू n - 3, n 6 भुजाएं हैं ना उसमें, तो 6 गुणे 6 - 3 बटे 2, तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 - 3 यानी कि आपका क्या बन गया, 6 गुणे 3 बराबर 2, यानी कि 9 बन गया। क्या बन गया, 9। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं काटते, यहाँ कट गया तो 3 और 3 बराबर डायरेक्ट ही 9 आ गया। यहाँ नहीं काटते तो 6 गुणे 3 बराबर 2, यानी कि 9 आ गया। तो ये विकर्णों के सूत्र का फॉर्मूला याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 54 समझो। देखो बाह्य कोण का नियम समझो। किसका, बाह्य कोण का। टॉप 100 क्वेश्चन कराने का टारगेट है, देखते हैं अभी क्या कर कितना हो पाता है। किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, ध्यान रखना कोई भी बहुभुज है, ठीक है, इसके सभी बहुभुजों का कोण कितना होता है, हमेशा जो योग होता है ना 360 अंश होता है। कितना, 360। जैसे मान लो एग्जांपल देता हूँ कि कोई सम खटभुज है, ठीक है, उसके प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा, बाह्य कोण तो 360 बटे 6 यानी कि 60 डिग्री होगा। यही ना होगा मेरे भाई, क्योंकि इसमें 6 भुजाएं हैं टोटल, सभी भुजाओं का योग 360 है, तो 6 भुजाएं तो 6 से नहीं डिवाइड करोगे तभी ना 60 आएगा। चलो नेक्स्ट 55 की तरफ बढ़ते हैं। क्या, तो जो आपने पढ़ा होगा समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पता है ना, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यदि मान लो मैंने कह दिया एग्जाम्पल के लिए, यदि जो आपका आधार है वो 3 सेंटीमीटर है और लंब कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो कर्ण क्या होगा, तो कर्ण पता ही आपको, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो कर्णी में 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर बराबर कर्णी में 25 बराबर 5। नहीं पता तो ऐसे लगा देना, कर्ण का वर्ग, कर्ण के वर्ग की जगह पे रख दो आप, नहीं पता उसको x मान लो। लंब का वर्ग पता है आपको, 4 का वर्ग 3 का वर्ग, दोनों को। अब ये कर्ण का जो वर्ग है इधर ब्रैकेट में डालेगा तो यही ना निकल के आएगा 25 5। 55 कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। चलो 56 देखो, भाग 6 पे आते हैं। ठीक है, भाग 7। अब हम मेंसुरेशन की तरफ बढ़ते हैं। मेंसुरेशन, ठीक है, मेंसुरेशन थोड़ा सा देख लो। 56 में जैसे मान लो सर्कल है, ठीक, सर्कल से डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि वृत्त की परिधि तो 2 पाई आर। ठीक है, याद रखना वृत्त की परिधि 2 पाई आर और क्षेत्रफल आएगा डायरेक्ट, वृत्त से क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट फॉर्मूले पे, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, रट्टा मार लो। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, तो कुछ नहीं, पाई आर स्क्वायर 22/7, आर का मान 7 दिया है, यही फॉर्मूला लगाओ क्षेत्रफल का, काटो आंसर आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलो 57 देखो, अर्धवृत्त सेमी सर्कल, जो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त जैसे मान लो पूछ लिया कि अर्धवृत्त की कुल परिमाप या परिधि, अर्धवृत्त की कुल परिमाप या परिधि, ठीक है, तो क्या बनेगा, पाई आर प्लस 2r या फिर r पाई प्लस 2, r पाई प्लस 2। अब जैसे यहाँ पे क्या होता है समझो ध्यान से, कोई एग्जांपल देते हैं। जैसे मैंने कहा कि 7 सेंटीमीटर रेडियस वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, ठीक है, तो समझो जैसे मैंने फॉर्मूला बताया ना, अब यही फॉर्मूले में रख दो सीधे मान, 22/7 × 7 प्लस 2 × 7 क्या बन जाएगा, 22 ये बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 14 बराबर 36, यानी इसी फॉर्मूले पे रख दो मेरे भाई, सेमी सर्कल निकल जाएगा। ठीक है, चलो 58 देखो, स्क्वायर समझो, वर्ग,
तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है ना, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, चलो क्या होता है भाई बताओ फटाफट से। भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यही ना होता है। अब विकर्ण पूछता है, विकर्ण, वर्ग से विकर्ण पूछने लगा है, ठीक है। तो विकर्ण आप निकाल देना x√2। अब जैसे समझो मैंने कहा कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का विकर्ण क्या होगा, तो कुछ नहीं, 10 करनी में 2 हो गया। मैं वैल्यू भाई वही वैल्यू रख दो, 10 सेंटीमीटर भुजा है तो करनी में 2 लगा दो, आपका बन गया विकर्ण, ठीक है। चलो 59 की तरफ बढ़ो। आयत, अब ये आयत से क्वेश्चन बनेगा। आयत का क्षेत्रफल याद रखना, आयत का जो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना, यही तो होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, देखो ध्यान से समझो, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। जैसे मान लो कोई एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि कोई एग्जांपल समझो कि लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर दिया है और ब्रेथ उसकी 4 सेंटीमीटर दिया है, तो उसका परिमाप बताओ, उसका परिमाप। तो क्या होगा परिमाप बताओ, तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। क्या होगा परिमाप, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो निकल के आएगा 2 करने में 5 धन 4, यानी कि 18 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्षेत्रफल बोलेगा आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई, और परिमाप बोलेगा तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, दोनों में अंतर समझना इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूज़ करता है। चलो 60 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। मान लो एक कमरा है, समझो, कह रहा है कि कमरे की 4 दीवारें हैं, कमरे की चारों दीवारें हैं। अब कमरे की 4 दीवारों का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए दे देगा। तो ध्यान रखना, कुछ करने की जरूरत नहीं आपको। 2, अब यहाँ पे जो इसकी लंबाई दिया गया है, यानी आधार का परिमाप, आधार का परिमाप, ठीक है, गुणे ऊंचाई, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, ठीक। अब समझो जैसे मान लो मैंने कहा कि कोई एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि लेंथ उसकी 6 मीटर है, लेंथ कितनी है 6 मीटर, ब्रेथ दिया है 4 मीटर, और हाइट दिया है तुम्हारा 3 मीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वही फॉर्मूले में रख दो, 2 6 + 4 × 3, यही तो होगा फॉर्मूला। तो 20 × 3 = 60 सेंट। मतलब कहने का मतलब ये है, जो फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ ना, इस फॉर्मूले पे फोकस करो आप, और डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन एकदम एग्जाम्पल डायरेक्ट ही आएंगे। अब चलो एक समबाहु से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, 61, ठीक है, समबाहु त्रिभुज से क्वेश्चन बनता है। समबाहु त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल पूछता है पेपर में, तो क्षेत्रफल याद कर लो, ठीक है, करनी में 3/4, ठीक है, गुणे x स्क्वायर। तो x मतलब जो मान दिया रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो हमने कहा कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो कुछ नहीं करना है, करनी में 3/4, और कितनी भुजा दिया है 4, तो बस यहीं पे 4 x जगह पे 4 का वैल्यू रख दो, तो आपका आंसर आएगा 4 करने में 3 सेंटीमीटर। 62 पे आते हैं, बेलन सिलेंडर पे, ठीक है। तो बेलन से आपको जो प्रश्न बनता है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ से बनता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2πr/h। इंपॉर्टेंट है ये सब मेरे भाई, ठीक है। और बेलन का जो आयतन होता है, ठीक है, बेलन का पृष्ठ और आयतन डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। आयतन होता है πr²h, डायरेक्ट याद कर लो ये सब फॉर्मूला। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन है, उसका आयतन क्या होगा। तो कुछ नहीं, सिंपल यही फॉर्मूले पे लगाओ, आयतन का सूत्र πr²h, पाई का मान 22/7 गुणे r, 7 × 7 दिया है, हाइट 10 दिया है। देख रहे हो आप कितना सिंपल हो गया ये क्वेश्चन, नहीं तो देख के डर लग जाता। 1540 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। चलो 63 पे देखो, शंकु के बारे में देखो। शंकु, मैंने एक भी चीज़ छोड़ा नहीं है मेरे भाई, ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन सारी चीज़ें कवर की है। शंकु पे देखो, तो शंकु का जो आयतन पूछता है वो होता है 1/3 πr²h, और तिर्यक ऊंचाई इसका पूछता है। क्या पूछता है, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई इसकी जो यल होती है वो होता है करनी में, ध्यान रखना, r² + h², ये 2 फॉर्मूला याद रखना शंकु का। जैसे मान लो एग्जांपल, यदि 3 सेंटीमीटर, यदि जो है रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। तो फॉर्मूला लगाओ, तिर्यक ऊंचाई का बताया ना, r² +
एच स्क्वायर, यानी करनी में 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर बराबर 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, चलो 64 पे बढ़ते हैं। 64 गोले की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है भाई, स्पेयर, इससे जो बनता है गोले का आयतन बनता है जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इससे जो प्रश्न बनता है एक संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैं आपको देना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल मैंने कहा कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आर है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो, 4 × पाई आर स्क्वायर, 4 गुणे, अगर आपको देख रहे हो आप, अगर फॉर्मूला पता है तो कितना आसानी से तुरंत आंसर आ जा रहा है। ठीक है, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, 65। क्यूब की बात करो, क्यूब में क्या होता है, घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, ए क्यूब, और घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a स्क्वायर, और घन का जो विकर्ण होता है ए क्यूब होता है। समझ में आ रहा है? ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो एग्जांपल मैं देता हूँ कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का विकर्ण बताओ, घन का विकर्ण, तो 5 करने में 3 हो गया आंसर। ठीक है, चलो 66 देखो, घनाभ, घनाभ का आयतन पता है आपको, घनाभ का आयतन होता है L × B × H, है ना, और विकर्ण पता है आपको, विकर्ण सबसे विकर्ण समझ लो, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इसी फॉर्मूले पर लगेगा। जैसे एग्जांपल समझो, मैंने कहा कि 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर विमाओं वाले घनाभ, घनाभ का विकर्ण बताओ क्या होगा। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर धन 6 का इसी फॉर्मूले में रख दो, 49 आ जाएगा आंसर आपको, यानी कि 7 सेंटीमीटर। ठीक, चलो नेक्स्ट 67 देखो, क्षेत्रफल में जो क्षेत्रफल जो दिया रहता है, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन के लिए क्या ट्रिक है, देखो थोड़ा सा समझो। जैसे मान लो मैंने कहा कि वर्ग की भुजा जो है, वर्ग की भुजा अगर 10% बढ़ाई गई तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी, तो फॉर्मूला याद करो, 2x धन x स्क्वायर बटे 100%, यही होता है फॉर्मूला। यही फॉर्मूला होता है। इस पर अब रख दो आप मान, वैल्यू इसका रख दो, क्या बन जाएगा, 2 × x, x का मान कितना 10, ठीक है, धन x 10 स्क्वायर बटे 100, काट दोगे 20 धन 1 बराबर 21%, 68। देखो समचतुर्भुज की बात कर रहा है, समचतुर्भुज की बात कर रहा है। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, वो होगा आपका 1/2 d1 × d2। ठीक है, यहाँ d1 d2 जो है वो विकर्ण है मेरे भाई, याद रखना विकर्ण। ठीक, जैसे मान लो एग्जांपल का कि विकर्ण 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2 d1 d2 यानी 10 × 12, काट दोगे तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। 69 समलंब से पूछता है प्रश्न, समलंब चतुर्भुज से। ठीक है, बस अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आप लोग देखो पड़ा। समलंब चतुर्भुज जो है इसका पूछेगा तो आपको समझना है, इसका जो क्षेत्रफल से प्रश्न इसके बनता है। ठीक है, तो इसमें आपको जो 2 भुजाएं दी रहती है ना, ध्यान रखना, देखो फॉर्मूला समझो। अगर मान लो कोई एग्जांपल अगर कोई दे रहा है कि समांतर भुजाएं हैं कितनी, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, है ना, और जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो है आपका कितना 4 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल तो 1/2, ये जो आपकी समचतुर्भुज की भुजाएं हैं 6 धन 8, इनका योग गुणे जो दूरी है उसका गुणनफल। ठीक है, ठीक है, जो आपकी भुजाओं का जो अर्धक गुणे जो उनकी दूरी है उससे गुणनफल, तो क्या बन जाएगा 14 × 2 बराबर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भुजाएं दिए रहे उसका आधा करके दूरी से गुणा कर दो, आ जाएगा आपका समलंब का चतुर्भुज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझो, 70 हीरोन सूत्र। क्या हीरोन सूत्र किसका, त्रिभुज का। त्रिभुज का हीरोन सूत्र क्या होता है समझो। त्रिभुज का हीरोन सूत्र आपको पता है, क्षेत्रफल निकालने के लिए होता है S - A S - B
एस माइनस सी, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और यस कैसे निकालते हैं, ए बी सी जो दिया रहता है उसी का आधा करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई मैंने एग्जांपल दिया कि 3 4 5 ये भुजाएं दी गई हैं सेंटीमीटर में, तो अभी इनका क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो पहले यस निकाल लो, सबका योग कर लो, योग करके बटे 2 कर लो, तो आपका आ गया 6 आ गया, यस आ गया 6। अब क्षेत्रफल वही वाला लगाओ यही फॉर्मूले पे, तो 6 माइनस 3 यस आपको पता चल गया, तो आप फटाफट से इसका वैल्यू पुट करके वैल्यू अपना निकाल सकते हो, √36 यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। चलो अभी लास्ट हम लोग अभी एक और देखते हैं पार्ट 8, ठीक है। इसमें हम लोग स्टैटिक्स 20 क्वेश्चन और है, अलजेब्रा, ठीक है। इसमें हम लोग माध्यिका निकालना देखें, क्या निकालेंगे, माध्यिका, ठीक है। आगे 11वां क्वेश्चन जो स्टैटिक्स अलजेब्रा का है, इसमें माध्यिका से संबंधित प्रश्न बनता है। तो माध्यिका में 2 तरीके के बनते हैं, एक बनता है सम के लिए और विषम के लिए। तो सबसे पहले हम विषम वाली संख्या, अगर पदों की संख्या विषम है, जैसे मैंने कहा संख्या 1 5 3 का जो है माध्यिका निकालो, तो आप चेक करो 1 5 3 टोटल 3 पद हैं, तो 3 जो पद हैं वो विषम है, तो इसलिए हम विषम का सूत्र माध्यिका के लिए निकाल लो n+1/2। मैं ये सूत्र बताना चाहता हूँ भाई, तो n+1 वहाँ पद, ये ध्यान रखना वहाँ पद, तो 3-1 यानी कि 3-1 है ना बटे 2 वहाँ पद है मेरे भाई, क्या है वहाँ पद, तो इसको काटोगे आप 4/2 यानी कि 2 आया, तो 2 वहाँ पद कौन है, तो 1 3 5 आरोही क्रम में सेट करके 2 पद 3 है, तो इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 3 हो जाएगी। तो विषम का माध्यिका निकालने के लिए n+1/2 पद आएगा भाई, रट लो। अब इसी माध्यिका से एक जो आएगा सम पद, सम के लिए आएगा, सम संख्या के लिए। सम का रूल क्या कहता है, ये माध्यिका के लिए मीन निकालने के लिए, ठीक है। मीडियन जो होता है उसको कैसे निकालते हैं, तो सुन रखना भाई, सम संख्या अगर रहे पदों की संख्या तो उसकी माध्यिका होती है, सम संख्याओं की जो माध्यिका होती है मीडियन, उसका फॉर्मूला होता है n/2 + 1/2 है ना, ये आपका सम के लिए सूत्र होता है। विषम के लिए आपने सूत्र देखा n+1/2, याद रखना विषम की माध्यिका सम पदों के लिए। जैसे मान लो कोई संख्या हमने दे दिया कि पद दे दिया भैया, क्वेश्चन दे दिया कि 1 2 3 4 पद है ना। अब इसको क्या करना है, इसका जो है आपको क्या करना है, मध्य के 2 पद दिए हैं, जैसे मान लो इसको तो हम 2 तरीका है कि मध्य के 2 पद जो होते हैं, ठीक है, इनका औसत निकाल के भी बता सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, औसत निकाल के भी बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, कि 2-3/2 तो 5/2 यानी कि हो गया 2.5, और अदरवाइज आप इस फॉर्मूले पे रखना तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो है अगला हम लोग पहुँचते हैं 73 की तरफ। 100 टॉप क्वेश्चन आपके पूरे मैं कवर कराने वाला हूँ, ठीक है, पूरी सीरीज़ 100 की कंप्लीट होगी, ठीक है, ध्यान से देखना क्या कर रहा है 73। इसमें जो है बहुलक, ठीक है, बहुलक आएगा मेरे भाई, क्या आएगा, बहुलक को कैसे पहचानोगे आप, ठीक है, मोड कैसे पहचानोगे, मीडियन आपने देख लिया, बहुलक देखो दी गई श्रेणी में जो पद सबसे अधिक बार आता है ना, मैक्सिमम टाइम जो रिपीट होता है, मैक्सिमम टाइम रिपीट जो सर्वाधिक बार आता है ना, जो जिसकी आवृत्ति जो होती है वो सर्वाधिक होती है, जो सबसे अधिक बार पद में आए वही उसका क्या होता है, बहुलक होता है। समझ में आ रहा है। जैसे मैंने कहा कि एक एग्जांपल दिया कि भैया 2 3 3 4 5, इसमें जो है बहुलक क्या है, तो इसका बहुलक हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि ये 2 बार आया है ना, सबसे अधिक बार ये समझ नहीं आया। बहुलक बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आएगा ही आएगा। चलो 74 की तरफ आते हैं। ये देखो मैं कुछ आपको मास्टर फार्मूला बता रहा हूँ, है ना, कुछ मास्टर फार्मूला बता रहा हूँ। किसके लिए बता रहा हूँ, तो मेरे भाई ये सांख्यिकी के लिए। किसके लिए है, सांख्यिकी के लिए। किसके लिए, सांख्यिकी, ठीक है। सांख्यिकी का समझ लो, ध्यान रखना कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ये बार बार डायरेक्ट भी आ जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे ये भी ध्यान रखना, ये सूत्र जो है ना यूपी टेट में कई बार रिपीट हुआ है, यूपी टेट में मैक्सिमम टाइप रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये बहुलक, इसलिए इसको याद रखना। ये फॉर्मूला डायरेक्ट आता है, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लेता है, तो क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। चलो जैसे मान लो मैंने कहा कि समझो, डायरेक्ट समझो कि यदि किसी माध्यिका, मैंने कोई एग्जांपल दिया था कि यदि किसी माध्यिका, ठीक है, यदि किसी माध्यिका 10 और उसका माध्य जो है 8 है, तब बहुलक क्या होगा, सिंपली वही 3 गुणे माध्यिका का मान कितना है 10, यही फॉर्मूला रखो, 3 गुणे माध्यिका
ठीक है। उसके बाद क्या है, माइनस 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य, माध्य कितना दिया है 8, ठीक है। बहुत सिंपल है यार, देख के डर जाते हैं बच्चे कि सर ये कैसे आ गया, कहाँ से क्वेश्चन आ गया। फॉर्मूला देख लो मेरे भाई, इसलिए मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन रिपीट होंगे, ठीक है। जो लास्ट तक बना रहा पेशेंस रख के, बहुत लोग आगे देख करके भाग गए होंगे छोटे छोटे क्वेश्चन, लेकिन एक भी टॉपिक आपका छोड़ा नहीं मैंने, जहाँ से क्वेश्चन बन रहे थे सभी को ले लिया मैंने, ठीक है। और ये एग्ज़ाम में आपके सामने ये क्वेश्चंस आप एक बार देख लोगे, 2 बार देख लोगे तो आपके सामने ये आएंगे ही आएंगे। देखो परिसर रेंज की दी गई श्रेणी का अधिकतम मान न्यूनतम मान। देखो परिसर क्या होता है, रेंज क्या होता है, समझो ध्यान से कि जो श्रेणी आपको दी जाती है ना, दी गई श्रेणी का जो अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, परिसर कैसे निकालते हैं, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा माइनस जो मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है, मिनिमम वैल्यू, यही बस करना है। परिसर निकालने के लिए सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटा वैल्यू माइनस कर देना। जैसे समझो कोई एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने कहा 5, 12, 3, 18, 9, ठीक है। इसका परिसर बता दो मेरे भाई, क्या बता दो, परिसर रेंज बता दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा मान देखो 18, सबसे छोटा मान देखो 3, आंसर इज 15, दैट्स योर आंसर। और ये आएंगे मेरे भाई। चलो 76 देख लो। अब बीजगणितीय सूत्र पे देखो, ठीक है, अलजेब्रिक फॉर्मूले पे। अब इस पे आते हैं क्वेश्चन। जैसे देखो फॉर्मूला क्या है, आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी धन बी स्क्वायर। इस पर डायरेक्ट प्रश्न आएंगे, ठीक है। कैसे समझो, जैसे मान लो एग्ज़ाम में पूछ लिया कि, और फेवरेट क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन फेवरेट है, 63 का क्यूब धन 37 का क्यूब बटे, और बहुत बार आया हुआ है, पेट वेट में भी आता है, यूपी टेट में भी कई बार आया, 63 का स्क्वायर माइनस 63 गुणे 37 धन 37 का स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन दे देता है और पूछ लेता है इसका मान क्या है। आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, निकालने में टाइम लॉस करते हैं। तो सीधे कुछ मत करना, ऐसे सवालों के लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, सीधे मेरे भाई, सीधे ए प्लस बी कर देना। क्या कर देना, ए प्लस बी, ए का मान और बी का मान दोनों जोड़ लेना, ठीक है, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। बोलो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना मेरे भाई, ठीक है। 77। चलो ये पहला फार्मूला मैंने बताया। अब आ जाओ 77 दूसरे फार्मूले पे आते हैं, बीजगणित के ही दूसरे फार्मूले पे। कैसे, देखो ध्यान से समझो। 77 का दूसरा फार्मूला क्या कहता है। जैसे आपको अगर ये बोला जाए, सुनो ध्यान से, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है मेरे भाई ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला ध्यान रखना, दोनों फार्मूले से एक आएगा, एक पीछे बताया और एक ये, ठीक है। तो चलो देखो, जैसे मैंने बोला कि आपको इस पर क्वेश्चन देते हैं, जैसे एग्जाम्पल समझो कि परीक्षा में पूछ लिया 100 का क्यूब माइनस 20 का क्यूब, इसमें से एक क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा, ये पीछे वाले और इसमें से, ध्यान रखना। 100 का स्क्वायर प्लस 100 इंटू 20 प्लस 20 का स्क्वायर, इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो चुपचाप जब ये देखो ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब था तो ए माइनस बी कर देना। क्या कर देना, ए माइनस बी, ए का मान कितना 100 माइनस 20, 80 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो कमेंट करके बताओ, समझ में आ रहा है क्या। देखो बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट ट्रिक है मेरे भाई, ठीक है। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का पूछ लिया तो सीधे ए प्लस बी करके बिना फॉर्मूले के आप आंसर निकाल देना। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का पूछ लिया, ठीक है, तो ऐसे में आप ए माइनस बी करके निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा, माइनस बोले तो माइनस, प्लस बोले तो प्लस। बोलो इतना ईजी मेथड, इतने लॉन्ग क्वेश्चन का। चलो नेक्स्ट 78 पे आते हैं। 78 समझो मेरे भाई, इसमें कुछ हम जो स्पेशल रूल बताते हैं आपको, समझो स्पेशल रूल कैसे। अब जैसे मैंने कहा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तो हमेशा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। रट्टा मार लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 देगा तो ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान पूछ लेगा, तो याद रखना 3abc होता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझो, जैसे मैंने कहा 15 का क्यूब प्लस माइनस 10 का क्यूब प्लस माइनस 5 का क्यूब, है ना, इसका मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, ऐसा मान 3abc, 3 गुणे ए का मान लिख लो, क्योंकि देखो ना इसका मान बोला है क्या होगा, तो सीधे लिखो 3 गुणे 15 गुणे माइनस 10 गुणे माइनस 5, ठीक है। क्यों, क्योंकि बस भाई यही तो फार्मूला लगाएंगे, ए गुणे बी गुणे, देखो 3 ए बी सी, सिंपली गुणा कर लो, 2250 आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा, 2250 आ गया आंसर। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 79 की तरफ बढ़ो फटाफट से। अब देखो व्युत्क्रम का कुछ वर्ग ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, कैसे समझो। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि ये आएगा 100% मैं लिख दूँ क्या यहाँ पे,
या 99% लिख दूँ, आप मेरे को बताना। आपने अगर PYQ सॉल्व किया होगा तो आप बोलोगे सर 100%, नहीं तो आप 99% बोलोगे। देखो ऐसे आएगा, x + 1/x का वैल्यू k हो तो मेरे भाई x² धन 1/x² का मान बताओ। तो याद रखना इसका मान k² - 2 होगा। क्या होगा? k² - 2। चलो जैसे एग्जांपल बोलता हूँ, जैसे दे दिया x + 1/x का वैल्यू 3। समझ में आ रहा है? और बहुत बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है इसको सॉल्व करने में। x + 1/x का वैल्यू और कितना दे दिया आपको 3, तो बोलो x², तो बोलो फटाफट से सभी लोग बताओ मेरे को, x² + 1/x² बराबर क्या होगा? तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बताया ना 3 का मतलब ये k² - 2, k मतलब यही है ना, तो 3 का वर्ग -2, तो आपका सीधा आंसर एक झटके में आपका आंसर आ गया 7। ना कुछ सोचना ना कुछ विचारना, रिपीट करके 2 to 3 टाइम देख लेना। मैथ अगर वीक है मेरे भाई तो बहुत अच्छे से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। हर चीज़ तुक्का गैस करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो मैंने बताया है मेथड, अगर गैस भी करना तो उसी मैसेज से एलिमिनेट करना। ये समझ में आया कि नहीं? ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और ये छप रहा है एग्जाम में, फिक्स है मेरे भाई, ये फिक्स है, ध्यान रखना। चलो 80 की तरफ बढ़ते हैं। ये याद रखना k² - 2 कर लेना भाई, ठीक है। ये वर्ग ट्रिक था, किसका था? ये वर्ग के लिए क्या कर रहा था? ये वर्ग कर रहा था, ठीक है। अब इसी का एक घन वाला ट्रिक आता है, घन ट्रिक। भाई साहब ये ट्रिक ना बहुत ज़बरदस्त है और आप देखोगे एग्ज़ाम में तो याद करोगे, हाँ सर ने बोला था और आ गया। इस वीडियो से आपके कई सारे जो है नंबर आपके फिक्स होंगे। यहाँ पे व्युत्क्रम घन ट्रिक देखो, x + 1/k है अगर, और पूछ लेगा x³ धन 1/x³, तो इसका वैल्यू क्या होता है पता है? k³ - 3k। वहाँ पे वर्ग का क्या था? वर्ग था तो k का स्क्वायर -2, यहाँ पे घन है तो k का क्यूब -3k। समझ में आ रहा है जी? चलो देखते हैं, जैसे एग्जांपल बोलते हैं तब समझ में आएगा। एग्जांपल देता हूँ, अगर मैंने कहा x + 1/x का वैल्यू 3 है, तो बच्चों x³ + 1/x³ का वैल्यू क्या होगा? तो k³ k मतलब यही जो है 3, तो बताइए 3 का क्यूब -3k, 3 गुणे k का मान 3, तो 3 का क्यूब 27 -3 3 का 9, आंसर 18 आ गया। बोलो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो 80 क्वेश्चन हो गए। चलो फटाफट से अब हम लोग अपने फिनिशिंग की तरफ हैं। लास्ट में मैंने 10 क्वेश्चन दिए हैं पेडागोजी के और 90 क्वेश्चंस आपके पूरे सिलेबस पे बेस्ड थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग अब आते हैं पार्ट 9, 9 पार्ट। 9वां पार्ट मैंने लिया है टाइम, वर्क एंड मिसलेनियस, ठीक है। समय, कार्य और विविध से लिया है। जैसे मान लो मेरे भाई, अगर मैंने कहा 81 क्वेश्चन में समय और कार्य के लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, डायरेक्ट इसी पे आता है, फॉर्मूला बेस्ड आता है, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं रहता। m1 d1 आएगा तो कर लोगे, नहीं आएगा तो छोड़ दोगे, इसलिए ये सब प्रश्न याद रखें। m1 d1 h1/w1, m2 d2 h2/w2, ठीक। यहाँ m पता है ना आपको, ये आदमी है। यहाँ पे d पता है ना आपको, दिन है। यहाँ पे h पता है ना, आवर घंटे हैं। और w यहाँ पे वर्क यानी कि कार्य है। भाई बहुत सिंपल है। जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, अभी मज़ा आएगा आपको। देखो मैंने कहा जैसे 10 आदमी हैं, 10 आदमी हैं, वो एक काम को जो है, एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, 6 दिन में कर रहे हैं। तो 5 आदमी जो है मेरे भाई उसी काम को कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करेंगे, ठीक है, वो पूछा हुआ है कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है भाई? कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखा 10 आदमी हैं, किसी काम को 6 दिन में कर रहे थे, 5 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना था, सीधे इसी फॉर्मूले पे रख देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? देखो 10 आदमी 6 दिन में, है ना। देखो m1 d1 10 गुणे 6 बराबर m2 d2, m कितना है? 5 आदमी, तो कितने दिन में करेगा मेरे भाई? तो d2 बराबर क्या हो जाएगा? इसको नीचे भेज देंगे, ये 5 इधर ट्रांसफ़र होगा, 10 गुणे 6/5, 5 दूना 10, कितने दिन में? 12 दिन में करेगा, दैट्स इट। और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, छपेगा, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ये फॉर्मूला m1 d1 इसी पे रख दिया हमने, काम खत्म हो गया। चलो अगर इसमें घंटे पूछ लेता तो वो भी इसी में रख के, कार्य पूछ लेता तब भी इसी में, ठीक है। चलो मज़ा आ रहा है ना? कमेंट करके बताना। बहुत मेहनत से, बहुत लंबी वीडियो मेरा बनाने का मन नहीं था, लेकिन मतलब इतना लंबा नहीं करना चाहता था। उतना PDF में भी 2 घंटे का टाइम लॉस हुआ, इसलिए वीडियो लेट हो गई। अभी इंग्लिश की आने वाली है, कमेंट करके बताना क्या आपको इंग्लिश चाहिए क्या। चाल, दूरी, समय देखो मेरे भाई, चाल, दूरी और समय, तो आपको पता है ना चाल। अब देखो कैसे इसको कहते, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, यही ना होता है। जैसे मान लो एग्जांपल देता हूँ कि 100 मीटर की दूरी, 100 मीटर डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर की दूरी, टाइम कितना है? 5 सेकेंड।
100 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तय करने पे चाल क्या होगा? चाल क्या होगा? तो चाल क्या होता है? दूरी बटे समय। काट दो। 5 सेकंड हुआ कि नहीं हुआ? ओ सॉरी, 5 भी सेम 100, 20 सेकंड हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा नेक्स्ट 84। देखो, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना, डायरेक्ट प्रश्न आता है मेरे भाई। देखो, जब हम लोग किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड बड़े से छोटे में करते हैं तो याद रखना 5/18 से गुणा करते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको जब हम लोग मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, मीटर पर सेकंड में, तब 72 में 5/18 से गुणा कर दो, 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया? समझ में आ गया मेरे भाई? यानी बड़े से छोटे में करेंगे तो बड़े को नीचे लिखते हैं, छोटे को ऊपर है, यानी कि 5/18 का गुणा करेंगे। इसी को सेम उल्टा एक प्रश्न बनता है 85 कि इस बार उल्टा मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में छोटे से बड़ा कर रहे हैं इस बार। तो ऐसे में उधर 5/18 तो इस बार आपको 18/5 करना पड़ेगा गुणा। जैसे मान लो मैंने कहा, एक एग्जांपल दे देते हैं कि 15 मीटर पर सेकंड है, उसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो। तो कुछ नहीं करना है, 15 मीटर पर सेकंड है, उसको किलोमीटर में बदलने के 18/5 से गुणा करो। 5 से 3 कट गया, 18 24 किलोमीटर प्रति 18 54। देखो 5 या 15, 18 54 किलोमीटर प्रति घंटे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस ये 2 ट्रिक याद रखना। किलोमीटर से मीटर में बड़े से छोटे में करना है, छोटे में कर रहे हो तो पहले छोटी वाली संख्या ऊपर, और छोटे से बड़े में करो तो पहले बड़ी वाली संख्या, तो याद रहेगा आपको। ठीक है, चलो 85 हो गया, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 86 समझ लो मेरे भाई। 86 में आपको मैं ट्रेन वाला क्वेश्चन एक बता देता हूँ। देखो, मैं कोई भी, मेरी तरफ से मैंने प्रयास किया कि कुछ भी छूटने ना पाए। ठीक है, ट्रेन वाले में पता है क्या करना? आप ट्रेन पे आधारित कुछ रूल मैं आपको बता दूँ सिंपल सा। जब कोई ट्रेन, अगर मान लो कोई ट्रेन है, किसी खंबे को या फिर किसी व्यक्ति को, यहाँ कोई व्यक्ति है उसको पार कर रही है। ठीक है, खंबा हो, खंबे को या फिर किसी व्यक्ति को, अगर कोई ट्रेन है वो किसी खंबे या फिर किसी व्यक्ति को पार करती है तो तय की गई जो दूरी होती है वो क्या होती है? ट्रेन की लंबाई के बराबर होती है। ट्रेन की लंबाई के बराबर होती है। समझ में आ रहा है? समझो कैसे। जैसे मान लो एग्जांपल दिया मैंने कि एक 150 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को पार करने में अपनी लंबाई 150 मीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन बहुत एकदम फिक्स है, मतलब एकदम जनरल क्वेश्चन है, सामान्य रटा है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछ लेता है। चलो 87 पे आओ। ठीक है, कैलेंडर पे आ जाओ। थोड़ा सा एक क्वेश्चन इसको टच कर लेते हैं। जैसे आपको पता है, एक सिंपल ईयर में, साधारण वर्ष में, है ना, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन। कितने विषम दिन? एक विषम दिन, ऑड डे। समझ में आ रहा है? होता है। और एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। ऑड डे कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो जैसे मान लो एग्जांपल में मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने कह दिया कि 1 जनवरी को आपका मंडे था, सोमवार था, तो साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष के अंत 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? तो पता है ना, 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा? सोमवार ही तो होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सोमवार ही हो जाएगा। ठीक है, चलो इस तरीके से। 88 में आओ, लीप वर्ष में आओ। लीप वर्ष की पहचान कैसे करोगे? लीप वर्ष की पहचान कभी कोई पूछ लेता है तो सीधा सिंपल, यदि जो वर्ष दिया रहे, कोई भी वर्ष दिया रहे, वर्ष की संख्या 4 से पूरी तरह कट जाए, 4 से पूरी तरीके से कट जाए, समझ में आ रहा है, तो वह लीप वर्ष होगा। और अगर शताब्दी दे दे, बड़ी संख्या दे दे, तो शताब्दी में 4 से नहीं, शताब्दी वर्ष के मामले में 4 से नहीं बल्कि 400 से कटनी चाहिए। कितने से? 400 से। जैसे समझो, मान लो कि मैंने कह दिया कि क्या वर्ष 2024 लीप वर्ष है? तो क्योंकि यह 4 से क्या हो जाता है? कट जाता है। 4 × 20, 4 × 24 कट जाता है। ठीक है, लेकिन अगर वर्ष 1900 दे देगा, वर्ष क्या दे दिया? 1900, तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। क्योंकि ये 400 से भी तो नहीं कट रहा है, क्योंकि ये शताब्दी है ना पूरी। समझ में आ गया ना? चलो 89 फटाफट से देखो।
घड़ी की सुई वाला, घड़ी की सुई, घड़ी की सुइयों का कोड, इसका सूत्र समझो। सीधे घंटे हो, घंटे और मिनट की सुइयों, एक ही फॉर्मूला दे रहा हूँ, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोड अगर पूछे, और पूछेगा भाई, बहुत बार बनता है क्वेश्चन, तो सीधे क्या 30h माइनस 11/2 या ये फॉर्मूला याद है। 30h माइनस 1/2 11/2 मिनट। जैसे मान लो एग्जाम्पल समझो, तो एग्जाम्पल समझ आएगा। जैसे मैंने कहा 4:20 मिनट, 4:20 पर दोनों सुइयों के बीच कोड बताओ। 4:20 अगर हो रहा है घड़ी में, ठीक है मेरे भाई, 12 6 3 4, ठीक है, 12 6, ठीक है 9। देखो 4:20 अगर कर रहा हूँ मैं, 4:20, तो बताओ अभी आप 4:20 पर दोनों सुइयों के बीच कोड क्या होगा। तो सीधे कुछ नहीं करना, 30, घंटे कितने हो रहे हैं, 4 बज रहे हैं, तो 4 घंटे 30, और यहाँ ब्रैकेट में 4, इसी फॉर्मूले पे डाल दो, माइनस 11/2, मिनट कितने हो रहे हैं, 20 मिनट, ठीक है। तो 30 × 4 120, माइनस यहाँ पे कट जाएगा, 10 हो गया, 11 × 110, 120 माइनस 110, आपका आंसर आया 10 डिग्री। 30h माइनस 11/2 m, ये वाला याद रखना, बहुत बेसिक है। चलो समझ में आया। चलो नेक्स्ट 90 पे आकर, मैंने टॉप 100 बोला था, तो अभी आपको मैं करवा दे रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। आप लोग बताना कैसा लगा आपको, ये मेहनत कैसी लगी, एनालिसिस आप बताना। खोज आधारित फिट, सीधे शून्य की खोज किसने की थी भाई, महान गणितज्ञ, जो भारत के महान जो गणितज्ञ थे, दार्शनिक प्रणाली की जो खोज की थी, ठीक है भाई, जो खोज की थी वो किसने की थी, तो याद रखना आर्यभट्ट जी ने। किसने की थी मेरे भाई, आर्यभट्ट ने की थी, ठीक है। चलो अब फटाफट से जो है पार्ट 10 में 10 पार्ट में 10 के 10 पार्ट में मैं 100 क्वेश्चंस लेके आया था आपके लिए टॉप। 10वां पार्ट समझो, नेचर ऑफ मैथ्स क्या होता है, समझो नेचर ऑफ मैथ्स। तो याद रखना यार, ये जो होता है ना, लॉजिकल होता है, तार्किक होता है। क्या होता है, लॉजिकल होता है, मतलब तार्किक होता है। ऐसे समझो, प्रकृति कैसी होती है इसकी, तार्किक होती है, क्रमबद्ध होती है और अमूर्त होती है, ठीक है। याद रखना मेरे भाई, ये 3 शब्द याद रखना, डायरेक्ट ऐसे प्रश्न बनेंगे। गणित रचने की बजाय क्या करता है, तार्किक सोच पर निर्भर करता है, बच्चे नियम को तर्क से सीखते हैं, ठीक है। चलो 92 देखो, लॉक का प्रसिद्ध कथन क्या है, लॉक ने क्या कहा है, लॉक का प्रसिद्ध कथन क्या है, तो गणित बच्चे के मन में तर्क करने की आदत पैदा करती है। बच्चों के मन में क्या करती है, तर्क करने की आदत पैदा करती है, ठीक है। परीक्षा में सीधे परिभाषा देकर पूछता है किसने कहा है, तो लॉक ने। तर्क करने की आदत पैदा करे तो वो कौन है, लॉक जी है, ठीक है। 93 पे आओ फटाफट से। हागवेन का प्रसिद्ध कथन है कि गणित जो है वो क्या करती है, गणित आपके अंदर सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। सभ्यता और संस्कृति का दर्पण किसने कहा, हागवेन ने कहा। 94 पे आ जाओ। चलो 94 एनसीएफ 2005 का मुख्य लक्ष्य क्या है, मुख्य लक्ष्य, तो स्कूल में जो स्कूली शिक्षा में जो गणित है उसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के विचार का गणितीकरण करना है। इनके विचारों का, बच्चों के विचारों का क्या करना है, गणितीकरण, मैथमेटाइजेशन करना है। यानी गणित का उद्देश्य केवल सवाल हल करना नहीं है, बल्कि गणित की सोच को, बच्चों की सोच को तार्किक और गणितीय बनाना है, ठीक है। 95 देखो, वैन हिले, नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना है, वैन हिले का ज्यामिति मॉडल आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सीटेट में डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। वैन हिले का ज्यामिति मॉडल को कैसे सीखते हैं, इसके लिए वैन हिले ने 5 स्तर बताए। कितने स्तर बताए ज्यामिति मॉडल के, 5, ठीक है। स्तर जो 0 होता है उसको चक्षुषीकरण कहा जाता है, चक्षुषीकरण, ठीक है। विजुअलाइजेशन, जिसमें बच्चा क्या करता है, आकृतियों को उनकी बनावट के आधार पर पहचान जाता है, आकृति को बनावट से पहचानता है, समझ रहे। जैसे समोसे को देखकर वो त्रिभुज कहना सीख जाता है, ठीक। चलो 96 जियो बोर्ड का आपने नाम सुना होगा, जियो बोर्ड, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन मैं हर बार अपनी तरफ से डाल देता हूँ, मैंने हर सब्जेक्ट में डालने का प्रयास किया है। लोग कमेंट करते हैं सर ये सीटेट मतलब टेट नहीं, सीटेट नहीं है, टेट, ठीक है, आप इसको सीटेट बना दे रहे हैं, तो मैं अपनी तरफ से डालता हूँ, ठीक है। जियो बोर्ड के बारे में सुनो। ज्यामितीय आकृतियाँ जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, है ना, इनके किनारों और कोनों और उनकी विशेषताओं को सीखने का सबसे बेस्ट माध्यम क्या है, जियो बोर्ड। रबर बैंड की मदद से जियो बोर्ड बच्चों को आयत और वर्ग बनाना सिखा देते हैं, रबर बैंड के माध्यम से, ठीक। तो ये होता है इसमें, ठीक। चलो नेक्स्ट क्या है आपका, 97 पे आ जाओ। तो आपने अबेकस पढ़ा होगा,
ठीक है, अबेकस। इसका उपयोग स्थानीय मान प्लेस वैल्यू के लिए करते हैं, गिनती, जोड़ घटाओ, प्लस माइनस, है ना, प्राचीन और व्यस्त सीखने की प्राचीन विधि है। ठीक है, मोतियों वाले होते थे अबेकस। ठीक है, प्राथमिक स्तर बच्चों को इकाई, दहाई, यूनिट टेंस सिखाने के काम में आता है ना, वंस टेंस सिखाने के काम में आता है। चलो 98 देखो, 98 है ग्राफ पेपर। क्या है? ग्राफ पेपर का उपयोग। ठीक है, दशमलव संख्याओं की गुणन और उनकी तुलना के लिए। जो दशमलव संख्याएं होती हैं ना, डेसिमल नंबर, दशमलव संख्याओं के गुणन करने के लिए और उनकी तुलना समझने के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण है। जैसे मान लो 0.3, 0.2, तो इसको बनाएगा 0.06। ये ग्रीड या गैप पेपर पर रंग भर के ऐसे आसानी से सिखाया जाता है। 99 देख लो फटाफट से। आगमन या निगमन, आगमन और निगमन विधि क्या होता है? तो देखो, आगमन विधि जो होता है ना, वो मूर्त से अमूर्त होता है। ठीक, जो उसके सामने दिखता है उससे वो अदृश्यता की तरफ ले जाता है। और निगमन क्या होता है? ये होता है उदाहरण से नियम। ठीक, एक सेकंड। आगमन जो होता है मूर्त से अमूर्त, और यही जो है इसी का एक और नाम है उदाहरण से नियम। ठीक है, लेकिन जो निगमन विधि है वो थोड़ा सा चेंज है। नियम क्या होता है? निगमन विधि जो होता है वो पहले नियम बताएगा फिर उदाहरण की तरफ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। ठीक है, निगमन का अलग है, न से निगमन न से नियम से शुरू होगा, आगमन से उदाहरण और नियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है 100, वो क्या है? निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षा। निदानात्मक शिक्षा से बच्चों की कमियों के, मतलब उसकी जो कमियां होती हैं ना, उसको दूर किया जाता है। ठीक है, निदानात्मक में उन कमियों को पहचाना जाता है और उपचारात्मक में उन कमियों को दूर किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, निदान में पहचानेंगे, उपचार में दूर करेंगे। ठीक, टेस्ट लेकर जाना जाएगा कि बच्चों को क्या गलती हो रही, क्या नहीं हो रही, तो निदान कहलाता है। उसके बाद उसे दोबारा समझाना, ये उपचार कहलाता है। तो मेरे भाई ये था टॉप 100 क्वेश्चन। कैसा लगा आपको? कमेंट में अपनी राय बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कमेंट करके बताओ इंग्लिश चाहिए या नहीं चाहिए।